नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। इसमें ये आपको बुक दिखा रखी है भाई, आर्मी के लिए सामान्य विज्ञान एसके बुक्स, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं टॉपिक में, कार्य बल शक्ति तथा ऊर्जा। इस टॉपिक से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो उनको पढ़ेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत है, यानी गलत कथन उठाना है हमें। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, यानी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, तो ये तो सही है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है भाई, ये भी सही है। सी ऑप्शन में कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है, ये भी सही है। डी ऑप्शन में है शक्ति का मात्रक जूल है, ये गलत है भाई, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो यानी गलत ऑप्शन उठाना था हमें। तो आंसर कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शक्ति का मात्रक याद रखोगे भी वाट होता है, डब्ल्यू से डिनोट करोगे, या फिर दूसरा मात्रक भी ध्यान रखना है, जूल प्रति सेकंड होता है। दोनों मात्रक याद रखेंगे शक्ति के। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान एवं त्वरण दोनों को दुगना करने पर पिंड पर कार्यरत बल पहले मान की अपेक्षा कितना होगा? तो बल का सूत्र याद होना चाहिए भाई, F = m × a। तो यहाँ पर द्रव्यमान को भी दुगना कर रहे हैं और त्वरण को भी, यानी m को भी 2 से गुणा और a को भी 2 से गुणा। तो यानी जो बल है वो पहले की अपेक्षा कितना 4 गुना हो जाता है भाई। तो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान दुगना करने पर उन पर जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, तो भी केवल द्रव्यमान की बात कर रहा है, मास को डबल कर रहा है, तो जो बल है वो भी दुगना हो जाता है। इसी तरह से यदि अकेले त्वरण की बात करता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला त्वरण दुगना करने पर उस पर जो बल लग रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल भी कितना दुगना हो जाता है भाई। अकेले द्रव्यमान या अकेले त्वरण की बात करता है तो, या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकता है भाई हमारे से यहाँ से कि कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान देगा, त्वरण देगा और बल पूछ सकता है। तो 3 चीजें, 3 में से कोई भी 2 देगा और एक आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए द्रव्यमान का वेग 4 गुना करने पर गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा हो जाएगा। तो भाई गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर होता है भाई। अब यहाँ पर वेग को चेंज कर रहा है, तो वेग को जैसे भी चेंज करे उसका स्क्वायर कर देना भाई। तो यानी वेग को 4v कर रहा है, 4 टाइम्स कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग कितना 16 हो जाता है। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है पहले की अपेक्षा कितनी 16 गुना हो जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि कोई भी वस्तु है और उसका वेग दुगना कर दिया गया भाई, 2v कर दिया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सीधी सी बात है भी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाता है, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। और यदि आपसे कहे कि भाई कोई वस्तु है उसका वेग 1/3 कर दिया जाता है भाई, 1/3 कर दिया जाता है, तो उस पर जो गतिज ऊर्जा है कितनी हो जाएगी? तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, कितना 1/9 हो जाती है। तो यानी कुल मिला के ध्यान रखो, वेग को जैसे चेंज कर रहा है उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर आ जाता है। इसी तरह से यदि कोई वस्तु पहले v1 वेग से चलती है भाई, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, और कुछ समय के बाद उसका वेग या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाता है, जैसे v2 कह रहा है कि भाई 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जाओं में अनुपात बताओ। यानी v1 और v2 अलग अलग वेग से चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा और उनका अनुपात निकलवा रहा है हमारे से। तो सूत्र याद रखोगे भाई, ke1/ke2 = v1/v2 का स्क्वायर होता है। अब आप क्या करते हो, इसमें पहले वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालते हो, फिर दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा और फिर उनका अनुपात निकालते हो? नहीं, तो ये डायरेक्ट सूत्र है, जो v1 और v2 दिया हुआ है उसका हमें डायरेक्ट भाग करके स्क्वायर करना है भाई। तो v1 कितना 5 दे रखा है और v2 कितना 15 है भाई, तो इनका
अनुपात का स्क्वायर लेना हमें, तो 5 से काटेंगे तो 3 से कट गया, यानी 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 हो जाता है, यानी 1:9 आ जाता है उनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात। तो साथ साथ ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर है भाई, किसका संवेग अधिक होगा। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है भाई कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू p²/2m होता है। p क्या है, संवेग होता है, यहाँ पर मोमेंटम है। तो इन्होंने पूछा है कि गतिज ऊर्जा तो बराबर है भाई, तो गतिज ऊर्जा बराबर है तो इसी को थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। p² = 2m × ke, यानी 2m को इधर भेज दिया हमने और p = करेंगे तो 2m × ke। ये रिलेशन भी आ जाता है भी संवेग और गतिज ऊर्जा का। ये गतिज ऊर्जा और संवेग का रिलेशन था। तो इसके अकॉर्डिंग कहा इन्होंने कि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु, यानी दो अलग अलग वस्तुएं हैं भाई, और उनकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो सेम है, बराबर है। तो यानी गतिज ऊर्जा बराबर है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा स्थिर है, दोनों के लिए कांस्टेंट है, और दो भी कांस्टेंट है तो जो संवेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द्रव्यमान के वर्गमूल के। इसका मतलब हल्की वस्तु का संवेग कम होगा और भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। तो इन्होंने पूछा है कि संवेग किसका अधिक होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। यदि इसी क्वेश्चन में कह देता कि भाई दो अलग अलग वस्तुएं हैं और उनका संवेग बराबर है भाई, मोमेंटम सेम है, तो कौन से की गतिज ऊर्जा अधिक होगी या फिर कम होगी, तो फिर कौन सा रिलेशन लगेगा, ये वाला लगेगा भाई। यानी संवेग बराबर कह रहा है, मोमेंटम सेम कह रहा है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती, m यानी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जिस वस्तु का m ज्यादा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी भाई, और जिसका m कम है तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो ध्यान रखोगे दोनों रिलेशन को, कैसे भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 72 किलोमीटर/आवर की समान चाल से गतिमान है और इसकी गतिज ऊर्जा पूछा है फिर आपसे, जूल में पूछा है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये SI में है और ये भी SI में है, और ये जो चाल है उसका बड़ा मात्रक दे रखा है km/घंटा। तो इसको SI में बदलने के लिए हमें मीटर/सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो m तो भाई सही है, कितना 1600 किलोग्राम है। v को चेंज करना पड़ेगा भाई, 72 किलोमीटर/घंटा दे रखा है, तो इसको 5/18 से गुणा करोगे तो वो मीटर/सेकंड में हो जाता है। काटो इसको, 18 से 4 से कट जाएगा, यानी v = कितना 20 मीटर/सेकंड आ जाता है। अब गतिज ऊर्जा पूछा हमारे से काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m v का स्क्वायर। m कितना है भाई, m यहाँ पर 1600 किलोग्राम दे रखा है और v कितना 20 है भाई, तो 20 × 20। इसको सोल्व करोगे तो 2 से काट दो, 10 से कट जाएगा। अब इनको गुणा करो तो 16 दूनी 32 और उसके आगे जीरो कितनी है, 1 2 3 4 जीरो है भाई। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इतने जूल। यानी ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र पता होना चाहिए भाई। दूसरी बात है, ऐसा ही सिस्टम में बदलना ना भूले, जिसमें पूछ रखा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाई, यदि एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है और वेग v से गति कर रहा है भाई, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र ही पूछा है भाई, सीधा साख। m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से जा रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप सूत्र याद रखोगे सीधा, 1/2 mv² होता है भाई गतिज ऊर्जा, यानी 1/2 mv का स्क्वायर कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। v क्या है, यहाँ पर वस्तु का वेग होता है। दूसरी बात है, यानी बी ऑप्शन में जो दे रखा है उसका भी ध्यान रखोगे भाई, mv²/r है, तो ये किसका, अभिकेंद्रीय बल का है भाई, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे इंग्लिश में। उसका सूत्र है कि वर्ताकार पथ में घूमती वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। सी ऑप्शन mgh, ये भी ध्यान रखोगे कि भाई mgh किसका सूत्र है, तो स्थितिज ऊर्जा का है भाई, स्थितिज ऊर्जा।
इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ध्यान रखना है। डी ऑप्शन में है एम ए, तो एम ए किसका सूत्र है, बल का होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो इनको भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा है। भाई स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण दिए हुए हैं, तो जैसे पहला है कि बांध के रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ही होती है। इसी तरह खींची हुई स्प्रिंग की ऊर्जा, भाई कोई स्प्रिंग है हम उसको खींच रहे हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। इसी तरह चाबी वाले खिलौने, तो भाई चाबी वाले खिलौने कहो या चाबी वाली घड़ी, उसमें चाबी भरने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यानी आंसर कौन सा, डी ऑप्शन है अभी करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट है, वर्ताकार पथ में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा है। यानी कि वर्ताकार पथ में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। इसी तरह अपकेंद्रीय बल को भी ध्यान रखोगे कि भाई वर्ताकार पथ में घूमती हुई वस्तु पर बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो इसका आंसर क्या था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, एक सरल लोलक के द्वारा एक चक्कर या फिर दोलन भी कह सकते हैं भाई, ऑसिलेशन पूरा करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो भाई एक रस्सी होती है और रस्सी पर भार लटका के उस पर एक बल लगाया जाता है, जैसे हम झूला कह देते हैं भाई, इधर जाएगा इधर से वापस आएगा, फिर इधर जाएगा इधर से फिर वापस आता है, तो एक दोलन पूरा माना जाता है। यानी यहां से चालू किया वापस इधर ही आ जाता है, तो विस्थापन क्या, जीरो हो जाता है। और विस्थापन जीरो है तो फिर बल चाहे कितने भी लगाओ कार्य क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। इसी तरह से कुल्ली के द्वारा 40 न्यूटन भार को 10 मीटर दूरी पर ले जाने में किया गया कार्य वो भी कितना, जीरो ही हो जाता है। तो ध्यान रखोगे इसे। नेक्स्ट है, एक मशीन के द्वारा 240 सेकंड में किया गया कार्य 1960 जूल है। तो मशीन की शक्ति बतानी है भाई, मशीन की शक्ति यानी P बराबर W/T होता है भाई, और W कार्य है, कार्य आपको 1960 जूल दिया हुआ है, और समय कितना 240 सेकंड है। 1 0 से 1 0, 24 अंठे 192, भाई पूरा पूरा नहीं कटता तो फिर कितने से 1 से जाएगा, 7 से जाएगा, तो कितना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई 8.17 वाट, इतनी शक्ति आ जाती है मशीन की। तो इसका सूत्र जरूरी है, 3 चीजें, 3 में कोई भी 2 देगा और 1 हमारे से पूछ सकता है। तो सी ऑप्शन था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में अभिकेंद्रीय बल नहीं लगता। तो भी पहला ऑप्शन दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, तो इसमें तो अभिकेंद्रीय बल लगता है भाई। दूसरा है वायुयान के लूप बनाने पर भी नीचे नहीं गिरना, तो इसमें भी लगता है। तो भाई दूध से क्रीम को अलग करना, इसमें नहीं लगता, तो इसमें कौन सा लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है भाई, अपकेंद्रीय बल कहोगे। यानी इसका आंसर कौन सा, सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। भाई इन दोनों में तो लगता है। इसी तरह हम और भी कह सकते हैं, जैसे मौत के कुएं का खेल है, उसमें भी अभिकेंद्रीय बल लगता है, या फिर कपड़े धोने की मशीन के द्वारा कपड़े धोना या सुखाना, उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम को अलग करना या दही से मक्खन को अलग करना, उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, 40 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 8000 जूल है, तो वस्तु का वेग कितना होगा। इंपॉर्टेंट है भी ये भी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर उन्होंने गतिज ऊर्जा दे दी हमें कितनी, 8000 जूल है, 1/2 m का मान दे दिया कितना, 40, v का मान ज्ञात करना है, सॉरी v स्क्वायर है तो v का मान ज्ञात करेंगे हम यहाँ से। v स्क्वायर इज इक्वल टू 8000 गुणा में, भाई इधर से जो भाग में वो तो गुणा में जाएगी और गुणा वाली भाग में आ जाएगी, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आता है। तो सोल्व करो इसको, 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे तो 2 से कट गया, इसको 2 से काटा तो 400 से कट जाता है, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ जाता है। तो v बराबर कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा,
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, यानी कि इनमें से भाई जैसे काइनेटिक एनर्जी 1, 2 और 3 वेरिएबल है, तो तीनों में से कोई भी 2 देगा और एक आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोग्राम की वस्तु पर कितना त्वरण लगाया जाए ताकि उस पर लगने वाला बल 100 न्यूटन हो जाए। तो ये बल के ऊपर ही अभी F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो यहां से देखो हमें बल दे दिया गया और द्रव्यमान है भाई, द्रव्यमान कितना 40 किलोग्राम है और ए पूछा हमारे से त्वरण। तो यहां से हम ए ज्ञात कर सकते हैं 100/40, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि 5/2 बराबर कितना 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जरूरी ध्यान रखना है कि इसमें त्वरण पूछा है तो त्वरण का मात्रक ही लगाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है भाई बहते हुए पानी में। भाई चलती हुई गाड़ी की ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा, कौन सी गतिज ऊर्जा होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा कार्य का सूत्र है, तो भाई कार्य का सूत्र W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कोस थीटा, यानी ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कई बार क्या करता है आपको सीधा सा ये भी डाल देता है ऑप्शन में एफ डॉट एस, यानी कि बल गुणा विस्थापन। तो ये कब होता है, यानी कि जो एफ है और एस है इनके बीच में जो एंगल बनता है थीटा बनता है वो कितना हो, 0 डिग्री हो। भाई जैसे हम कहेंगे कोई वस्तु है और उस पर हमने बल लगाया, फोर्स लगाया, तो वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। अभी सपोज करो यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर विस्थापन देखो इधर की ओर है, विस्थापन ऐसे और बल भी इधर ही लग रहा है उस पर, तो एक दूसरे के समानांतर हैं, ये एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना 0 डिग्री का है। और यहाँ पर यदि हम 0 रखते हैं तो हमारा मान क्या हो जाता है, एफ डॉट एस कोस 0 हो जाता है, जो कोस 0 1 है। तो फिर इससे क्या बनता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस बनता है, जो अधिकतम कार्य के लिए है, जो किसके लिए है, अधिकतम कार्य के लिए होता है, मैक्सिमम वर्क के लिए होता है। तो ध्यान रखोगे ऑप्शन में ये है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस तरह से भी ऑप्शन बना देते हैं, ये भी किसका, कार्य का ही सूत्र होता है। अब देखो इधर जो एम ए है ये किसका सूत्र है, ये बल का होता है भाई, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, बार बार आ रहा है तो ध्यान दोगे इसे। नेक्स्ट है W/T किसका है भाई, पावर का है, P इज इक्वल टू W/T शक्ति का है। इसी तरह M इंटू वी किसका है, संवेग का है भाई, मोमेंटम, संवेग मोमेंटम कहोगे। तो इस तरह से इनको ध्यान रखोगे। तो भाई ये 15 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट किए हैं। अब इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।